तो हम बात करेंगे बीआरएफ के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया है। अब फोर्थ से करेंगे हम ये वाला। हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ये वाला छोड़ते हैं, थोड़ा ऐसे ही, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये प्लेज एंड लीन में डिफरेंस बताना है हमको। तो ये देख लेते हैं डिफरेंस क्या है प्लेज एंड लीन में। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड लीन। तो पहले प्लेज ट्रांसफर ऑफ पोसेशन, मतलब एक तरह कब्जे का ट्रांसफर कर सकते हैं। जो कब्जा करते हैं हम किसी भी चीज पे, उस हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही लीन में राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय ए पर्सन सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यू इन पोसेशन एज एन आर्टिकल। मतलब जो राइट है हमारे लीन का, वो अगर कोई पर्सन चाह रहा है तो उसको वो बढ़ा सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखते हैं प्लेज में राइट टू सेल विदाउट एग्रीमेंट। प्लेज के पास ये राइट होता है कि वो सेल कर सकता है किसी भी चीज को बिना किसी एग्रीमेंट के। ठीक है। नॉट सफिशियंट टू वारंट अ सेल, वही कि इसके पास सफिशियंट ये नहीं होता सेल करने के लिए विदाउट एग्रीमेंट। और अब प्लेज में देखते हैं मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का मैटर होता है। एक जो प्लेज होता है ये कॉन्ट्रैक्ट का मैटर होता है। वही लीन राइट कन्फर्ड बाय स्टैट्यूट, इसके पास कानून द्वारा अधिकार होता है, स्टैट्यूट। वही प्लेज नॉट डिटरमाइंड विद द रिटर्न ऑफ गुड्स, ये डिटरमाइंड नहीं किया जाता जब गुड्स रिटर्न होता है। वही लीन में जब गुड्स रिटर्न होता है तो हमारे जो हमने कब्जा कर रखा होता है उसका लॉस होता है। ठीक है। हमने ये चौथा कर लिया, इतना चौथा वाला हो गया। अब देखते हैं हम पांचवा वाला क्वेश्चन। पांचवा वाला क्वेश्चन है डिफरेंस एमंग चेक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। हमें प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस बताना है, या चाहे तो स्टेट द मेन फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बताना। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन में, इसी पार्ट में 11 वाले में 1986 को विस्तार में बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसलिए 1986 को अभी छोड़ते हैं। अभी हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं। प्लेज लीन चेक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट में हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन चेक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो बेस लिख लिया चेक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। ठीक है। पार्टी चेक में 2 होती है, मेन पार्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे तो उसमें 5 होती है, उसमें 6, उसमें 7, ऐसे नहीं, सिर्फ मेन पार्टी की बात कर रहे हैं। चेक में 2 मेन पार्टी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 मेन पार्टी होती है, प्रोमिसरी नोट में 2 मेन पार्टीज होती है। ठीक है। और टाइम कैसे इसमें निर्धारित होता है। बेस में टाइम, चेक में ऑन डिमांड होता है। मतलब अगला बंदा जिसके लिए हम कर रहे हैं वो जितना टाइम बोलेगा उसमें होता है, उसके हिसाब से। बिल ऑफ एक्सचेंज में सर्टेन होता है, ये फिक्स होता है। और प्रोमिसरी नोट में भी ऑन डिमांड होता है। अब थर्ड हम देखते हैं एक्सेप्टेंस। चेक में एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है और प्रोमिसरी नोट में नहीं होती है। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो चेक में ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट का, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी दिया जाता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रॉस, फिफ्थ वाला क्रॉस। तो चेक क्रॉस हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता, प्रोमिसरी नोट भी नहीं हो सकता। ठीक है। स्टैंप, मुहर किस पे लगी होती है। चेक पे मुहर नहीं लगी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे लगी होती है, और प्रोमिसरी नोट पे भी मुहर लगी होती है। अब बेस में ड्यू टू मिस्टेक, अगर मिस्टेक होने पर, अगर हमने मिस्टेक कर दी है तो चेक में अगर मिस्टेक कर दी तो पेमेंट नहीं होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट हो सकती है, बस हमें बताना होगा। प्रोमिसरी नोट में भी पेमेंट हो सकती है, सिर्फ हमारी चेक में पेमेंट नहीं होगी। तो ये डिफरेंस बता दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, छठा देखते हैं रूल्स रिगार्डिंग असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस
इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और दूसरा है ब्रीफली इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंडीशन और वारंटी बताना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो ये वाला देखते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही है, उसका ब्रीफली इसमें जवाब देना है। तो ये देखते हैं हम सेकंड वाला, कंडीशन और वारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। तो हम देखते हैं कंडीशन क्या होता है। तो स्टिपुलेशन माने बंधन, बंधन का पार्ट होता है कंडीशन और वारंटी। कंडीशन एक्सप्रेस होता है और इम्प्लाइड होता है, वारंटी भी एक्सप्रेस होता है और इम्प्लाइड होती है। स्टिपुलेशन का पार्ट होता है ये दोनों, कंडीशन और वारंटी, इसलिए ये बता। हम देख लेते हैं हमारा कंडीशन क्या होता है। कंडीशन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंडर इसको कवर किया गया है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। कंडीशन स्टिपुलेशन का पार्ट होता है, बताया ये बंधन का एक पार्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए बनाया जाता है। ये रखा जाता है, एक नियम होता है, ताकि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो सकता है, वो टूट सकता है। ये एज ए रिपुडिएट ट्रीट किया जाता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बाउंड होता है, एसेंशियल होता है और ब्रेक। इसमें इन तीन चीजों की बात की गई है, बंधन का और मुख्य का और ब्रेक का। मतलब शॉर्ट में वही समझते हैं कि स्टिपुलेशन का पार्ट होता है, ये मेन पर्पज के लिए बनाया जाता है, ताकि अगर इसको कोई ब्रेक करता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हो सकता है। ठीक है, दैट इज कंडीशन। अब देखते हैं भैया वारंटी क्या होती है। वारंटी, अब इसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंडर वारंटी को डिफाइन किया गया है। क्या बोला है, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, ये भी स्टिपुलेशन का पार्ट है, कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड। यही इसने बताया है कि ये भी स्टिपुलेशन का पार्ट होता है, और कोलेटरल मेन पर्पज के लिए होता है। कोलेटरल क्या होता है, जब दो इवेंट साथ साथ होते हैं, यहाँ पे लिख रखा है कोलेटरल क्या होता है, जब दो इवेंट साथ साथ होते हैं। व्हेन E1 इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन E2, द E2 कॉल्ड कोलेटरल इवेंट। अगर कोई इवेंट डिपेंड है E2 के ऊपर, तो जो E2 है वो कॉल्ड होगा हमारा कोलेटरल इवेंट। ठीक है, ये होता है कोलेटरल इवेंट। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में को एक तरीके से राइट्स प्रोवाइड करता है। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई डैमेजेस हो रहे हैं तो इस पे ये क्लेम कर सकता है, उसका वो वापस ले सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। ये गुड को, जो गुड्स है, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिस गुड्स के लिए किए गए हैं, अगर वो गुड्स खराब है तो वो बोल के डैमेजेस क्लेम करके अपना ले सकता है। लेकिन ये कहे कि गुड्स को रिटर्न कर दे, हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप अपना कंपनसेशन ले सकते हो। ठीक है, और ये भी रिपुडिएटेड एज ए, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एज ए रिपुडिएटेड ट्रीट किया जाता है। तो हमने वारंटी बता दी, कंडीशन बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठा हो गया। अब हम देखते हैं हमारे सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 2, तो भैया 5 क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है हमको। ठीक है, तो बढ़िया सा ये एजेंसी वाला, हाउ एजेंसी इज ट्रीटेड एट टर्मिनेटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला भी सोचने का रहा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों वाला देखते हैं। नीचे वाला, व्हाट आर द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन अंडर फेमा एक्ट 2000, स्टेट द पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इशू डायरेक्शन एंड इन रिस्पेक्ट ऑथराइज्ड पर्सन, ये भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। राइट एंड एसे ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा करते हैं। ये वाला एजेंसी वाला करेंगे कि ये 2000 वाला फेमा वाला। तो क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको कोपरा भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
तो अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल जो हमारे एक्ट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर दैट पर्पस टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर authorities for the settlement of consumer disputes and for matter conducted therewith। मतलब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये लाया ही किस लिए गया है, हमारे कंज्यूमर हमारे कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए, उसके राइट की रक्षा करने के लिए, उसको मतलब उसके हित की बातें उसको बताने के लिए ये इसीलिए लाया गया था हमारा ये। और इसके लिए ये किस लिए लाया गया है, इसके लिए एक काउंसिल अलग से स्थापित की जाएगी जिसमें हमारे कस्टमर की हमारे कंज्यूमर की बातों को सुना जाएगा। ये कब ये बना कब हमारे में 24 दिसंबर 1986 में ये बना था, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 15 अप्रैल 1987 को हुआ था। भले ही नाम से हम जानते हैं 1986 के एक्ट के नाम से, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 15 अप्रैल 1987 को हुआ था। इसमें लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट, वो 2002 में हुआ है। 2002 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए हम थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे, ब्रॉड कैसे भी कर सकते हैं। तो हम बता देंगे कंज्यूमर होता कौन है, नॉर्मल लैंग्वेज में बता देंगे कंज्यूमर होता कौन। कस्टमर इंक्लूड्स दोज पर्सन हु बाय द गुड्स और सर्विसेज एंड कंज्यूम इट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को और उसको कंज्यूम करता है, खुद ही कंज्यूम करता है, दैट इज कस्टमर। हम सब कस्टमर है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। तो इंडिया में जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया, ठीक है। टू इस्टेब्लिश कंज्यूमर रेड्रेसल मशीनरीज, कंज्यूमर फोरम कोर्ट, मतलब ऐसी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए आया है ताकि बाद में जब हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत हो तो वो जहाँ के वहाँ पे अपील करके वो अपने हित में निर्णय पा सके। अब ये अप्लीकेबिलिटी ये कहाँ कहाँ स्थापित होता है, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे भारत में हमारे। इट अप्लाइड इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में ये अप्लाई होता है। तो कंज्यूमर के राइट कितने हैं, 6 राइट होते हैं, ठीक है। मेनली 6 राइट होते हैं। क्या क्या राइट है, राइट टू एजुकेटेड, उनको शिक्षित होने का अधिकार है, उनको जो उनको बेचा जा रहा है उसके बारे में उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, हाँ कैसे है ये, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्टेड, उनका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट रहना चाहिए। उनको राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब उनको पता होना चाहिए कि हर चीज के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए जो आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, उनके अगर उनकी कोई बातें हैं उनके राइट को सुना जाना चाहिए, ठीक है। राइट टू एक्सेस वेराइटीज, उनको अगर आपके पास कई वेराइटीज है तो उनको वेराइटीज के आपको जानने का उनको हक है। राइट टू सीक रेड्रेस, उनका जो जहाँ पे कोर्ट है, जो काउंसिल है, वहां पे उनके राइट को सुन के उनके हित में निर्णय देने का उनको राइट है, कि मतलब उनके हित में सुनने का काउंसिल को, मतलब उनको ये राइट है कि उनके हित में निर्णय लिया जाए। अब हमें तो ये पता ही है कि इसमें लास्ट अमेंडमेंट 2002 में हुआ, लेकिन अमेंडमेंट कब से स्टार्ट हुआ था, तो पहला अमेंडमेंट इसमें हुआ था 1991 में, फिर 93 में, फिर 96 में, फिर लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है 2002 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी या इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो देखते हैं। फॉर सोशल अवेयरनेस, इसकी जरूरत किस लिए पड़ी, सोशल अवेयरनेस का, ताकि सबको मालूम पड़े, ठीक है। और सेकंड, प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस एक्सप्लोटेशन, मतलब
जो व्यावसायिक शोषण होता था, जैसे कालाबाजारी, जो होल्डिंग कर लेते थे मार्केट में, उससे प्रोटेक्शन होता है इससे। टू अवेयर, नेक्स्ट है टू अवेयर द राइट ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर के राइट है उससे उनको अवगत कराना, ठीक है। और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। सेटलमेंट एंड ऑफ कंप्लेंट्स एंड एग्रीमेंट, जो अगर कोई कंज्यूमर, अगर कोई कस्टमर किसी किसी भी के खिलाफ अपना मुकदमा दायर करवाना चाहता है, उसके मतलब उसके अगर राइट का हनन हुआ है, तो उसकी बातों को सुनने के लिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम मोनोपोली ट्रेंड्स, जो बाजार में एक अधिकार होता था उससे फ्री करने के लिए। फ्रॉम ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन, जो हमारे कारखानों से पोल्यूशन होता था उससे हमारे कंज्यूमर को, हमारे कस्टमर को बचाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, देखते हैं हम। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, ये हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये पता ही है। प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट, हमारे कंज्यूमर के राइट को ये प्रमोट करता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ राइट्स, ऐसी संस्थाओं का स्थापना होती है, ऐसे संस्थाओं की स्थापना होती है जो हमारे कंज्यूमर के राइट को सुनता है, ठीक है। ऐसी ऐसी कोर्ट बनी हुई है। अब जहाँ पे हम, अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है दुकान वाला, तो उसके लिए हम कर सकते हैं, उसके लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऐसी कोर्टें स्थापित हुई हैं इसी एक्ट के अंदर, ठीक है। इजी एंड इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तुरंत और सही निर्णय लिया जाता है कंज्यूमर के हित में, ठीक है। और इसके लिए कौन कौन सी एजेंसियां काम करते हैं कंज्यूमर के लिए? कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, एक स्टेट कमीशन होता है, एक नेशनल कमीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेक्शन 10 से 15 में आता है, स्टेट कमीशन 16 से 19, और यहीं पे नेशनल कमीशन 20 से 23, ठीक है। तो इतना काफी है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला हम ये एजेंसी वाला करते हैं। एजेंसी वाला इंपॉर्टेंट है, आई थिंक। डिफाइन एजेंसी, हाउ इट क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। तो एजेंसी क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे टर्मिनेट की जाती है, देखते हैं। तो यहीं पहले हम देख लेते हैं एजेंसी क्या होती है। मीनिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है ये। सेक्शन 82 में इसको डिफाइन किया गया है। एजेंसी या एजेंट क्या होते हैं? एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के लिए काम करता है, या किसी दूसरे को जब वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करके किसी थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट करता है, दैट इज एजेंट। मतलब वो दूसरे के लिए काम कर रहा है और वो तीसरे से कॉन्टेक्ट कर रहा है दूसरे के बेस पे, ठीक है। यहीं तक है ये वाला एजेंट। द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जिसके लिए वो काम कर रहा है या जिसके लिए वो अपना मतलब सर्विस दे रहा है, वही हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। अब हम देख लेते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है? बाई एक्सप्रेस अथॉरिटी। तो अथॉरिटी को एक्सप्रेस करके रिटन में या ओरल में किसी भी तरीके से। बाई इम्प्लाइड, आगे बाई नेसेसरी, और अगला है बाई रेक्टिफिकेशन या बाई स्टॉपल और होल्डिंग आउट। इन सब तरीकों से हमारी एजेंसी को क्रिएट किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ हमारी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, इसको सेक्शन 201 से 210 मतलब 201 से 210 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। पहला, रिविकेशन बाई ओनर टू राइट ऑफ एजेंट। मतलब ओनर अगर चाहे तो किसी भी एजेंट को हमारी हटा सकता है, ठीक है। लीव एजेंसी बाय एजेंट, अगर एजेंट भी चाहे तो एजेंसी को छोड़ सकता है। आगे कंप्लीट द एजेंसी बिजनेस। आप अगर कोई एजेंट ने मतलब एक फिक्स टाइम फिक्स किया था कि मैं 2 साल तक आपके साथ काम करूंगा, तो वो जो टाइम कंप्लीट हो जाता है तब वो हट सकता है।
आफ्टर डेथ ऑफ एजेंट और प्रिंसिपल, या अगर जो हमारे एजेंट है या प्रिंसिपल है, दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो वो हट सकता है हमारा एजेंट। आफ्टर अनसाउंड माइंड बिकम बोथ, मतलब अगर बाद में, अगर पहले आप जब काम कर रहे थे, बाद में आपके साथ कोई हादसा हुआ, आप अनसाउंड माइंड पागल हो गए, तब कोई भी एजेंट अगर पागल हो गया तो वो हट सकता है। ठीक है। इंसॉल्वेंट ऑफ प्रिंसिपल, अगर जो हमारा प्रिंसिपल है वो दिवालिया हो गया, तब हमारा एजेंट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया पूरा अनसॉल्व। अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 2017 का अनसॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।